हाँ जी, डेटाबेस सिस्टम्स का जो ओवरव्यू है मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने क्लास में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स, तो क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, आप भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच होंगे, तो रिवाइज करते हैं ताकि हमने जो अपकमिंग अपने टॉपिक्स को कवर करना है वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमने प्रीवियस अगर बैकग्राउंड हमारे जहन में नहीं होगा तो नेक्स्ट हमें टॉपिक्स जो है कवर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे कवर अप करूँगा। पहले दो हमारे जो चैप्टर्स थे आईटी सीरीज के, या मैंने सीजे डेट और थॉमस कनॉली की बुक आपको प्रोवाइड की थी, तो उसके फर्स्ट टू किसी बुक में 2 चैप्टर हैं, किसी में 3 चैप्टर्स बनते हैं टॉपिक्स जो हमने कवर की, तो उन्हीं को मैं क्विक वे में एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। और आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपके 2 सेशन होंगे क्लास के 20 to 25 मिनट्स के 2 सेशन। तो फर्स्ट सेशन हमारा ये चल रहा है, इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा अगला सेशन 20-30 मिनट का होगा, उसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इस तरह हमारा ये प्रीवियस कोर्स कवर अप हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स अपकमिंग है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ऊपर हमारे जो कंटेंट्स हमने कवर किए हुए हैं, ताकि उसके कंटेंट्स का पता लग जाए जो हमने डिस्कस करने हैं। तो ये आईटी सीरीज की बुक मैं सामने ले आया हूँ, और इसके जो टॉपिक्स मेन हेडिंग्स हैं वो सामने आ गई हैं। ये मेरा ख्याल आपको नज़र आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये पॉइंट्स रीड करने के लिए आपके सामने रखी है। इसको इन डिटेल भी नीचे से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हम फेमिलियर है, हमें पता है, तो मेरा ख्याल है इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पॉइंट बोल के खुद ही आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप कोशिश करें कि आपको बुक अगर आपके पास है तो आप उसको भी सामने रख लें, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या आपको कुछ क्लियर नहीं हो रही है, तो वो आप पॉइंट लिख लिया करें। बाद में जब मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन का टाइम दूंगा, क्वेश्चनिंग का, आप क्वेश्चन मुझसे रेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम डेटा, वेरी बेसिक डेटा। हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन डेटाबेस की टर्म के अंदर एनीथिंग वी वांट टू एक्सचेंज, लाइक नेटवर्क के अंदर हम एक्सचेंज का वर्ड यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग का जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो नेटवर्क के ऊपर हम डेटा कहते हैं। एक्सचेंज जो भी चीज़ हमने करनी है वो हो सकता है, लेकिन डेटा बेसिस के अंदर क्योंकि हम कलेक्शन कोई भी स्टोर करवा रहे हैं या स्टोर डेटा को रिट्रीव करवा रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है कि डेटा को हम क्यों यूज़ करते हैं। डेटा को हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस, किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास प्रीवियस डेटा एक ह्यूज सेट में अवेलेबल होता है, और उस ह्यूज सेट की बेस के ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग डेज में या अपकमिंग टाइम में क्या आउटपुट हो सकता है। लाइक आजकल हमारा ये जो सिनेरियो चल रहा है, कंडीशन कोविड-19 की हमारे पास चल रही है, तो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन डेटा। लॉकडाउन की सिचुएशन जो आजकल आप फील कर रहे हैं कि सिटीज़ के अंदर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो दैट इज़ ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डेटा। डेली बेसिस के ऊपर इतने केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेथ्स का रेट क्या है, रिकवरी रेट क्या है, तो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन डेटा। तो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं सो दैट हम किसी चीज़ को एस्टिमेट कर सकें और उस एस्टिमेशन की बेस पे हम डिसीजन ले सकें। तो ये नॉर्मली जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अभी कोरोना की जो हमारे सामने सिचुएशन है, तो ऑल दीज सिचुएशंस आर बेस्ड ऑन डेटा। डिफरेंट सिटीज का डेटा है हमारे पास, डिफरेंट एरियाज का डेटा है। आपने फाइल्स देखी होंगी कि फैसलाबाद से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो पूरा एरिया वाइज एक लिस्ट हमारे सामने है, किस एरिया के अंदर कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं। तो ऑल दीज टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड। फर्स्ट हमें डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो
जब हम डेटा के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, डेटा के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो दैट नॉर्मली बिकम्स द इंफॉर्मेशन। तो डेटा हम ऑलरेडी जब कलेक्ट कर चुके हैं, हमें पता है कि हमने डेटा का क्या करना है, तो हम डेटा के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कोई भी डेटा के ऊपर कंडीशंस लगाते हैं ताकि हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिले। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि फैसलाबाद के मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज कौन से हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा हुए हैं, तो दैट मीन्स कि हम कोई क्यूरी पुट करेंगे, हम कोई फार्मूला लगाएंगे, हम एक हमारे पास जो कलेक्शन है हम उसके ऊपर एक क्यूरी लगाएंगे। लाइक क्यूरीज आपने असाइनमेंट में परफॉर्म की होंगी, तो हम एक बेसिक क्यूरी इंप्लीमेंट करते हैं कि सिलेक्ट दोज एरिया, सिलेक्ट लाइक हम कहते हैं पेशेंट्स फ्रॉम cities where a number of patients are greater than 100, greater than 50, greater than any amount. So that is like कि हम किसी भी एरिया में से अपनी डिजायर्ड वैल्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा जो है वो कलेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इंफॉर्मेशन हम डेटा से जो कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज स्मॉल इन साइज। डेटा को हम कहते हैं कि डेटा इज बिग इन साइज बट द इंफॉर्मेशन इज स्मॉल इन साइज बट इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल। अब तमाम सिटीज का डेटा हमारा किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड इन साइज और इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ऑलवेज पब्लिक। इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाता है सो दैट कोई भी कम्युनिटी, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन उस इंफॉर्मेशन को फर्दर यूटिलाइज कर सके फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये इंफॉर्मेशन और डेटा और इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं इजी। देन मेटा डाटा, सिंपल हमने डिस्कस इसको किया था कि डेटा अबाउट डेटा। डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो डेटा के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए जाते हैं कि डेटा कैसा होना चाहिए, डेटा की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेट की जाती हैं। जैसे मैंने क्लास में आपको एक मेरा ख्याल फर्स्ट या सेकंड हमने प्रैक्टिकल अभी परफॉर्म किया था कि डेटा जब हमने कलेक्ट करना है तो डेटा के ऊपर हम फील्ड प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए, डेटा रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है। तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन मेटा डाटा, डेटा अबाउट डेटा। देन हमने DBMS, ये नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इसको भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास अर्लियर डेज के अंदर जब DBMS सिस्टम नहीं था तो वी वर यूज्ड टू विद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। एक तरह के डेटा को डील करने के लिए, एक तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता था जिसको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते थे। लाइक हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज करने के लिए अपना ही सॉफ्टवेयर एक सेपरेट बनाता था जिसको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता था। लेकिन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जब अपना अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते थे तो वो उनके इश्यूज को तो रिजॉल्व करता था, लेकिन तमाम जो सॉफ्टवेयर थे, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स थे, उनका आपस में कोई भी लिंक या एसोसिएशन नहीं थी, जिस वजह से देयर वर सम इश्यूज। नो डाउट एट दैट टाइम सिस्टम वाज एफिशिएंट कि चीज़ें कंप्यूटराइज वे में, ऑटोमेटिक वे में काम करें थी, बट दोज वर नॉट सो मच कंप्यूटेड एज कम्पेयर टू दीज डेज। आजकल हम जो लेटेस्ट DBMS सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, those are quite efficient, those provide facilities, those were not there in the previous file processing systems. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े थे, मेजर पॉइंट्स मैं उसके बता देता हूँ कि आपको जो डेटा की इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था या डेटा की रिडंडेंसी का प्रॉब्लम था। रिडंडेंट डेटा क्या था कि एक तरह का डेटा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एट द सेम टाइम स्टोर हो रहा है, और हो सकता है कि डेटा एक जगह पे ऊपर किसी और वे में स्टोर किया गया है, दूसरी जगह पे किसी और वे में स्टोर किया गया। तो दैट वाज द रिडंडेंसी, एक जैसा डेटा का मुख्तलिफ जगहों पे होना, और डेटा भी अगेन माइट पॉसिबल के स्पेलिंग मिस्टेक्स है या किसी जगह के ऊपर आपने एड्रेस अपडेट किया है या नहीं किया है, दैट इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास तो थी इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। देन डेटा की आइसोलेशन प्रॉब्लम, अगेन स्कैटर डेटा हमारे पास होता था, तो एक हमने
लिस्ट तैयार करनी है, लाइक मैं अगेन एग्जांपल लेता हूँ कि वो एरियाज जहाँ पे हमें पेशेंट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो हम वहाँ पे क्लैटर सर्कुलेट करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट ऑफिस से हमें डिफरेंट तरह का डेटा कलेक्ट करना पड़ता था। हो सकता है कि एक ऑफिस से हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, एक साइड से हम एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर दोनों को मर्ज करके एक रिपोर्ट तैयार करना, दैट वाज डिफिकल्ट इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास जो इशू था दैट वाज द कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। डेटा को हम अपने मर्जी के मुताबिक कंस्ट्रेंट सप्लाई नहीं कर सकते थे। देयर वर इश्यूज क्योंकि डेटा जो था एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू कलेक्ट किया जाता था और उसके अंदर वो फीचर नहीं थे जो आजकल हमारा DBMS सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। देन देयर वर एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम ये था कि अगर हम डेटा को एक तरफ से अपडेट करते हैं तो डेटा हर तरफ अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। तो दिस वाज एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। देन हमारे पास डेटा की सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था कि डेटा वाज नॉट सिक्योर या यूज़र को ऑथराइज, जैसे आजकल हम DBMS यूज़ कर रहे हैं कि हमारी ऑथेंटिकेशन है, दोज वर द फीचर नॉट अवेलेबल इन द प्रीवियस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इश्यूज थे जिसको ओवरकम करने के लिए DBMS सिस्टम्स आए और DBMS के अंदर डेटाबेसेस बनाई जाती है। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइक डिफरेंट चीज़ें एक सिस्टम के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। लिंक्ड कैसे हैं? लाइक जिस चीज़ का आप एक अदर चीज़ के साथ डेटा रिलेट करना चाह रहे हो उनको आप फिर लिंक करवा सकते हो। तो डेटाबेस के साथ हम कहते हैं कि इंटरेक्शन होता है चीज़ों का। तो हम एग्जांपल में इसको देखते भी हैं कि पेशेंट और डॉक्टर, मेडिसिन, वार्ड, लाइक सप्लायर या अदर एलिमेंट्स जो हैं जो आर पार्ट ऑफ डेटाबेस। तो एक सिस्टम जिसके अंदर बहुत सी एंटिटीज, बहुत से ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन तमाम का आपस में कोई ना कोई लिंक है और उस लिंक की वजह से ये तमाम चीज़ें हमें डेटाबेस कहलाती हैं। और डेटाबेस बनाने के लिए जो हमें एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, दैट एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द DBMS। DBMS हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, tools हैं, variety of tools are available in the market for performing database activities। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम डेटाबेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं और दैट प्लेटफॉर्म is known as database management system। we have a variety of tools। डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, whether that is a small database, a complex database, a web based database। तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, DBMS टूल्स। तो हम उनको यूज़ करते हैं फॉर आवर डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स। देन कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के डेटाबेस हमारा किन डेटाबेस एनवायरनमेंट हमारा किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड डेटा। डेटा हमें लाजमी चाहिए। डेटा होगा हमारे पास तो ही हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस होगा, डेटा होगा तो हम डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटाबेस इटसेल्फ हमें रिक्वायर्ड है। हमें कोई टूल रिक्वायर्ड है लाइक DBMS। DBMS हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम है जो हम सिलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देन हमें डेटा डिक्शनरी या रेपोजिटरी, ये किसको कहते हैं? डेटा डिक्शनरी या रेपोजिटरी मेरा ख्याल है आप लोगों को पता है। थोड़ा सा आप भी इसमें इनपुट दें ताकि पता लगे कि आप भी क्लास में अवेलेबल हैं। हाँ जी, जवाद अली अभी क्लास में एंटर हुआ है। सर जी और मेरे घर में बिजली नहीं है। चले, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, आदिल नियाज, ये आप सुन रहे हैं? यस सर, Sir, आवाज सुन रहा हूँ मैं आपकी। storage location of any data। नहीं, रेपोजिटरी स्टोरेज को नहीं कहते हैं। और कोई बताए? हाँ जी, और कौन बोलेगा? मुस्कान ताहिर हमारे पास यहाँ पे है, इसको पता होगा।
अरे मुस्कान बोलें क्या सर होता जो है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नहीं, आपका भी गलत है। हाँ जी, हमाद, यहाँ पे एक लड़का है कोई हमाद, आप बोले। हारिस चौधरी। हाँ जी, इसको भी आवाज़ नहीं आ रही है। मुबशर तारिक, आवाज़ आ रही है, जान के बोल ही रहे हैं। हाँ जी मुबशर, आपको आवाज़ आ रही है? सर आवाज आ रही है। हाँ जी, रेपोजिटरी किसको कहते हैं? डेटा डिक्शनरी। सर मेरे ख्याल से स्टोरेज लोकेशन ऑफ डीबीएमएस जिसमें रूल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है रूज। रेपोजिटरी हमारे पास डीबीएमएस की स्टोरेज लोकेशन है। थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड प्रॉपर करना है कि रेपोजिटरी या डेटा डिक्शनरी हमारी जो है, वो जो हम टूल यूज़ करेंगे, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कोई भी हम यूज़ करते हैं, तो उसकी इंटरनल स्टोरेज लोकेशन होती है रेपोजिटरी या डेटा डिक्शनरी, जहाँ पे तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और ये रूल रेगुलेशन कौन से होते हैं कि हमने डेटा कौन सा लेना है, डेटा की टाइप्स क्या हैं, डेटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, एक डेटा दूसरे डेटा के साथ लिंक कैसे कर रहा है। तो देर आर मैनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो हम डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, डेटा को कस्टमाइज करते हैं। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है जिस बेस पे हमारा पूरा डेटाबेस एनवायरनमेंट चल रहा होता है। लाइक हम एक यूज़र नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, जैसे ही हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट होता है तो हमें एक एरर मैसेज मिलता है। वो एरर मैसेज कहाँ से मिलता है, उसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस को कैसे पता लगती है, क्योंकि वो बैकएंड के ऊपर डेटाबेस की रेपोजिटरी के अंदर स्टोर होती है, डेटा डिक्शनरी के अंदर। अब जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर रनिंग में आता है तो डेटाबेस इंजन, हमने डिस्कस किया हुआ है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि डेटाबेस हमारा जैसे ही चलता है तो उसका डेटाबेस इंजन भी साथ चलता है, दैट इज अ प्रोग्राम रनिंग ऑल द टाइम। तो उसकी वजह से डेटाबेस इंजन को पता लगता है कि किसी लाइक यूज़र ने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया है या किसी यूज़र ने रॉन्ग यूज़र नेम एंटर किया है। तो या आप देखते हैं कि आपने कोई रॉन्ग इनपुट किया है तो आपको फ़ौरन से पता लग जाता है एरर मैसेज के थ्रू कि आपने मिस्टेक कर दी है। तो ये जो तमाम इंफॉर्मेशन बैकएंड से ली जाती है डेटाबेस इंजन को पता लगता है, ये डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। तो वहाँ से फिर आप ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसको देख सकते हैं। आपका डेटाबेस इंजन जो है ये वो यूज़ करता है। तो डेटाबेस कंपोनेंट के अंदर रेपोजिटरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। देन हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड है, यूज़र रिक्वायर्ड है। यूज़र हमने दो तरह के पढ़े हुए हैं कि हमारा यूज़र जो है वो नेव यूज़र है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र है। देन आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? हाँ जी सर आगे। हाँ जी बोले। सॉफ्टवेयर जिसपे हम मतलब सारा अपना रिकॉर्ड वगैरह जो भी राइट करेंगे लैंग्वेज में, एप्लीकेशन लाइक प्रोग्राम एमएस एसएस या एसक्यूएल। MS एक्सेस, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप MS एक्सेस की तो एग्जांपल ले रहे हो, नो डाउट वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा कोई भी वो इंटरफेस हो सकता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हैं। अब MS एक्सेस हमारा जो टूल है वो हमारा स्टैंडर्ड प्रोग्राम है कि उसी के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और उसी को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस को यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन समटाइम हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करना पड़ता है। तो आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने अगर अपना पोर्टल एक्सेस करना है तो आप किस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू अपना पोर्टल एक्सेस करेंगे? हाँ जी बताएं।
आपने अपना पोर्टल एक्सेस करना है, तो किस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप अपना पोर्टल एक्सेस करते हैं? हाँ जी, हमजा कहाँ गया है? हमजा अवेलेबल है? राबिया नासिर? नॉट अवेलेबल। हाँ जी, अदील मुजफ्फर? अदील ये भी नहीं है। हाँ जी, अरूज फातिमा? अरूज फातिमा सुन रहे हो आप? यस सर। हाँ जी, एप्लीकेशन प्रोग्राम आप कौन सा यूज़ करोगे अगर आपने अपना पोर्टल एक्सेस करना है? पता नहीं सर। चले, ये पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, तैमूर, मोहम्मद तैमूर सुन रहे हो आप? ब्राउजर यूज करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ब्राउजर। वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये भी पता एप्लीकेशन, ही था। हाँ जी पता तो है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने वो अंडरस्टैंड भी करना है ना। तो अगर हमने अपना पोर्टल एक्सेस करना है तो डेफिनेटली हम वेब ब्राउज़र, कोई भी हमारा मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम होता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। सर्वर हमारा कहाँ पे है? वो यूनिवर्सिटी में पड़ा हुआ है डेफिनेटली, हमारा जो वहाँ पे डेटा सेंटर है, तो वहाँ पे हमारा सर्वर पड़ा हुआ है। हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर एक अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद। हम अपना स्टूडेंट पोर्टल ओपन करते हैं, वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा कनेक्शन सर्वर के साथ होता है। अगर तो हमने यूज़र नेम पासवर्ड ठीक दिया हुआ है तो हमें लॉगिन मिल जाएगा, अदरवाइज हमें वहीं से रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज मिलेगा। तो दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें लाजमी चाहिए होता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो हम जो पोर्टल वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम सेपरेट यूज़ करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है हमारा एक मेजर कंपोनेंट है डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो यूजर्स हमें लाजमी रिक्वायर्ड है, हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड है डेफिनेटली, तो ये कंपोनेंट्स हमारे रिक्वायर्ड है। दैन डेटाबेस अप्रोच, डीबीएमएस जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस जो हैं ये हमें पता है ऑलरेडी कि डेटाबेस के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए हैं, जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स थे, कि हमें नो रिडंडेंसी प्रॉब्लम, नो डेटा इनकन्सिस्टेंसी, नो डेटा आइसोलेशन, और हमें सिक्योरिटी का फीचर मिला है। हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, एफिशिएंट है। देयर आर मैनी एडवांटेजेस नाउअडेज। तो हम डेटा को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। और ये नीचे फाइल बेस और डेटाबेस अप्रोच के दरमियान कंपैरिजन है। ये सारे पॉइंट जो मैंने बोले हैं, ये सारा कंपैरिजन बन जाता है। दैन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है कि हमें फ्रंट एंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इसका एक सिंपल हमारे पास डायग्राम भी हमने डिस्कस की थी कि फ्रंट के ऊपर हमारा लाइक एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो फर्दर हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है, कोई भी हमारी एप्लीकेशन के साथ। देन हम डीबीएमएस के साथ कनेक्ट होते हैं, डीबीएमएस हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। तो डेटाबेस हमारा वो लाइक एप्लीकेशन जहाँ पे स्टोर है वहाँ से हमें डेटा रिट्रीव करके देता है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है। देन रेंजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज किसको कहते हैं? कैटेगरी को। देयर आर वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो हम यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस एप्लीकेशन हम डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं जिनको हमने फैसिलिटेट करना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास डेटाबेस की कैटेगरीज है, लाइक पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस है, वर्क ग्रुप डेटाबेस है, डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस है,
या हमारे पास एंटरप्राइज डेटाबेस। तो वर्क ग्रुप जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस है उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, लाइक a few people who want to store data and use the data। तो हमारी ये शॉपिंग मॉल्स, डिफरेंट स्टोर्स के अंदर एप्लीकेशन, या हमारा मेडिकल स्टोर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, या शॉपिंग प्लाजा में आप अगर जाओ तो वहाँ पे भी कुछ सॉफ्टवेयर, ग्रॉसरी की शॉप्स के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो आर काइंड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस के वो तमाम की तमाम डेटाबेस एक ही सिस्टम के ऊपर पड़ी है और उसको यूज़ किया जा रहा है। देन हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंटल डेटाबेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक्ड है नेटवर्क की फॉर्म में और एक ही डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी डेटाबेस सेपरेट अपने कंप्यूटर में ही सेव कर रहे हो या वो शेयर भी कर रहे हो। पॉसिबल है कि वो आपस में शेयर भी इंफॉर्मेशन कर रहे हो। तो इसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमारे पास वर्क ग्रुप डेटाबेस हो सकती है कि तमाम कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू, किसी सर्वर के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, वो जो लिंक है, तो नंबर ऑफ यूजर्स इनके भी 25, 30, 100 के करीब हो सकते हैं। देन हमारे पास ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि अगर 36 देखेंगे तो आपको लोकल गैस। सर कुछ स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रही आपकी और जवाब क्लास में इंटर नहीं हो रहा। आवाज़ ही किसको नहीं आ रही है? सर कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही है तो बाकियों को भी आनी चाहिए। आपको पूरे लेक्चर में आवाज़ आ रही है? यस सर। मेरी तरफ से डेफिनेटली फिर ठीक है, उनकी तरफ से कोई इशू होगा तो ये मैंने बताया था कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसका मैं पोर्टल के ऊपर भी करूँगा, इसको अपलोड आपको लिंक मैं दूँगा। तो आवाज़ अगर नहीं आ रही है या कोई इशू है तो आप वो दोबारा से उसको सुन सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी है। तो मेरा ख्याल है अगर ये काफ़ी बच्चों को, बाकियों को जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आवाज़ आ रही है, जिसको नहीं आ रही है शायद उसकी तरफ कोई इशू होगा। हाँ जी सायरा, आवाज़ आ रही है? यस सर। अब पूरे मतलब टाइम आई है आवाज़? जी सर। हाँ, तो फिर मेरा ख्याल है जो बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है उनका कोई खुद का इशू हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, आप वो दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, तो रेंजेस ऑफ डेटाबेस के अंदर हमारे पास एंटरप्राइज लेवल ऑफ डेटाबेस, जिसके अंदर बिगर लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा मेंटेन करती है, डेटाबेस मेंटेन करती है, जिसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं यूट्यूब है, गूगल है, याहू है। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड जिनका डेटा है वो थाउजेंड्स, इवन 100,000 ऑफ यूजर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इस काम के लिए फिर बैकएंड के ऊपर उनको रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ते हैं, डेटा वेयर हाउसेस बनाना पड़ते हैं, डेटा बैंक्स बनाना पड़ते हैं, वैरायटी ऑफ लाइक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो हर तरह की डेटाबेस कोई भी जो यूज़ की जा रही है उसको बनाने के लिए या मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अडॉप्ट करना पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर आपको डिफरेंट यूज़ करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमने कौन सा डेटाबेस बनाना है और उसके लिए हमें कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगी। तो हर एप्लीकेशन को यूज़ करने के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो डेटाबेस हमारे पास सिस्टम, नो डाउट इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक हमने डिस्कस किया था कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूज़ करोगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम इटसेल्फ एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा। आप देन कन्वर्जन कॉस्ट, आपको मैनुअल सिस्टम को अगर आपने कंप्यूटराइज करना है तो आपको वो करने के लिए हैवीली पे करना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को। देन हार्डवेयर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको सर्वर मशीन परचेज करना पड़ती है, आपको डिवाइसेस नेटवर्क बनाने के लिए परचेज करना पड़ेगी, आपको स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड है, आपको प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, तो दैट इज़ एक्सपेंसिव ऑल द टाइम। इसके अलावा डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर एक मेजर डिसएडवांटेज जो है दैट इज़ द फेलियर। कि इतना कम्प्लेक्स सिस्टम अगर डाउन हो जाता है किसी वजह से तो आपको इसको अगेन अप टू डेट करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है, समटाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आपके यूजर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। So these are some of the disadvantages of the DBMS environment. Otherwise, DBMS is a very user-friendly environment. आपको facilitate किया जाता है।
और लास्ट में हमारे पास ये जो यूज़र्स हैं, वी आर फेमिलियर विद लाइक टेक्निकल पर्सन, हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो डेटाबेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और नॉर्मल हमारे पास एंड यूज़र्स हैं जिसमें हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स हैं और नेव यूज़र्स। सोफिस्टिकेटेड आर द टेक्निकल पीपल और नेव users are those who are unfamiliar, who are non-technical people in the field of database। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। हिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं, हिस्ट्री से हमारा कोई कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने करंट डेटाबेस का एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका हमने ओवरव्यू ले लिया है। अब फर्स्ट ये जो सेशन है हमारा एंड है, अभी 5 से 10 मिनट के अंदर दोबारा एक और मीटिंग हम सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं सेकंड चैप्टर का आपको ओवरव्यू दूंगा। तो इस सेशन में कोई आपका क्वेश्चन? हाँ जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर ये बुक कौन सी है? बुक मैंने अभी आपके सामने जो ये फ्रंट पे ओपन किया, ये आईटी सीरीज की है। टॉपिक्स मैंने बोला था कि तीनों चारों बुक्स के अंदर सेम है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तो मैंने जस्ट ये पॉइंट्स अपने सामने रखने के लिए इसको खोला हुआ है, तो पॉइंट्स मैंने देख के जस्ट आपको जुबानी मैंने ओवरव्यू दिया। तो सर कहाँ से मिलेगी ये मैंने दी हुई है बुक आपको। सर सर ने दी हुई है। ये क्लास में आप अपने सीआर से, जीआर से, क्लास फेलोज के पास ये बुक आपके पास है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करता हूँ, 5 से 10 मिनट में आप दोबारा ज्वाइन कर लें, उसमें फिर हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।